दोस्तों, भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ डेली ट्रेन में सफर करते हैं। रेलवे के अनुसार भारत में हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। पिछले 20 से 30 वर्षों में भारत का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बदल चुका है। नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, रेलवे का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। उड़ीसा में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में अब तक लगभग 275 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? सिग्नल में मिस्टेक थी कि ट्रैक में प्रॉब्लम थी या फिर सिस्टम में कुछ कमी थी? ऐसा नहीं है कि देश में पहले रेल एक्सीडेंट नहीं हुए हो, कई बड़े रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनमें कमी देखी जा रही थी। रेलवे के अनुसार 2015 के बाद ट्रेन हादसों में कमी आती जा रही है। 2015 में जहां हर साल 131 ट्रेन हादसे हो रहे थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा महज 35 पर आ चुका है। आज जब हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें रेलवे की पूरी कायापलट कर रही है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए सरकार काफी पैसे लगा रही है। लेकिन रेलवे में इतना डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी अगर एक गलत सिग्नल की वजह से या यूं कहें कि एक मानवीय गलती की वजह से 275 लोगों को अपनी जान गंवाकर इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। देखो, इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थी, जिनमें 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी थी। एक पैसेंजर ट्रेन बेंगलुरु से हावड़ा की ओर जा रही थी, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, और दूसरी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो शालीमार से चेन्नई जा रही थी। यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, लेकिन अलग अलग ट्रैक पर। अब ये हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस की वजह से हुआ। दरअसल उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन है बहानगर स्टेशन। इस स्टेशन पर 4 रेलवे ट्रैक हैं, जिनमें 2 मेन ट्रैक अपलाइन और डाउन लाइन, वहीं बाकी के 2 लूप ट्रैक हैं। अब ये लूप ट्रैक मेन लाइन से थोड़े साइड में बने हुए होते हैं। लूप ट्रैक का काम मेन ट्रैक को खाली रखने और जब किसी ट्रेन को क्रॉस करवाना होता है तो दूसरी ट्रेन को इन लूप ट्रैक पर भेज दिया जाता है। अब एक्सीडेंट वाले दिन इन दोनों लूप ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। दोनों मेन ट्रैक्स को खाली कर दिया गया था। अपलाइन मेन ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, तो डाउन लाइन मेन ट्रैक पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट है। अब इन दोनों ही ट्रेन को यहाँ से बिना रुके ही गुजरना था, तो ये अपनी फास्ट स्पीड से गुजर रही थी। यहाँ शाम को करीब 7 बजे के आसपास 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंचती है, जो मेन अप लाइन पर चल रही थी। अब होता क्या है कि ये मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में घुस जाती है और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। टकराने से इसके 21 डिब्बे पलट जाते हैं। अब इसके कुछ डिब्बे पास वाले दूसरे मेन डाउन लाइन वाले ट्रैक पर आ जाते हैं, जिस पर उसी टाइम पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट गुजर रही थी, जो करीब करीब गुजर ही चुकी थी। बस उसके पीछे के 2 डिब्बे रह जाते हैं, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा जाते हैं। तो अब इसमें गलती किसकी ओर से हुई है? तो पहला सवाल तो यह है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मेन लाइन पर चल रही थी, तो फिर उसने अपना रूट चेंज करके लूप लाइन पर क्यों लिया, जहां पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी? तो क्या इसमें ड्राइवर की गलती है? तो नहीं। अब इसके पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला है मानवीय भूल और दूसरा है तकनीकी खराबी। देखो, लोको पायलट के हाथ में नहीं होता है कि उसको कौन से ट्रैक पर गाड़ी लेकर के जानी है। ये सब कुछ डिसाइड होता है कंट्रोल रूम से। ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, जिसके जरिए ट्रेन की पटरियों को बदला जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए चलता है। इसको स्टेशन मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मेन लाइन को छोड़कर इस लूप लाइन में आई, वो इसी सिस्टम की वजह से आई है। तो बड़ा सवाल यही है कि ऐन वक्त पर इंटरलॉकिंग सिस्टम से पटरियों को लूप लाइन की ओर क्यों बदल दिया गया? इसी सिस्टम के जरिए सिग्नल को भी कंट्रोल किया जाता है। दरअसल रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर कौन सी ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये ग्रीन और रेड कलर की लाइटों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है तो वह रेड नजर आएगा और जो रेलवे ट्रैक की खाली है वो ग्रीन दिखाई देता है। और इसी को देख करके कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस मेन लाइन से गुजर रही थी, उसको वैसे ही गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था, लेकिन फिर ये सिग्नल बंद हो जाता है और फिर ट्रेन लूप लाइन में घुस जाती है।
अब ये ड्राइवर के हाथ में नहीं होता है कि वो लूप लाइन में ट्रेन को ले जाए, ये सब कुछ स्टेशन मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किसी भी पैसेंजर ट्रेन को स्टेशन पर आने से पहले लगभग 5 से 3 किलोमीटर पहले ही सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। रेलवे बोर्ड ने भी कहा है कि हमने कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर से बात की है और उसने कहा है कि उसे ग्रीन सिग्नल मिला था। ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। तो फिर ये ट्रेन गलत ट्रैक पर कैसे चली गई? अब या तो सिग्नल सिस्टम फेल हो चुका है या फिर इसमें कोई जानबूझकर गलती की गई है। वहीं रेलवे मिनिस्टर ने भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बदलने से ये हादसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। वहीं रेलवे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिग्नल सिस्टम में फेलियर होने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी पूरी जानकारी आना बाकी है और रेलवे ने भी कहा है कि पूरी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि असली वजह क्या थी। दोस्तों, ट्रेन एक्सीडेंट में ह्यूमन एरर कितना ज्यादा हो सकता है उसको आप पिछले साल के आंकड़ों को देखकर ही समझ सकते हैं। 2022 में कुल 35 रेल एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 25 एक्सीडेंट की वजह थी ट्रेन का पटरी से उतर जाना। अब इसका कारण मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन में डिफेक्ट हो सकता है, ज्यादा गर्मी या मेंटेनेंस की कमी भी हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार रेलवे स्टाफ होता है। वहीं टेक्निकल कमी की बात करें तो इसी साल फरवरी 2023 में साउथ ईस्टर्न रेलवे सेफ्टी की एक इंटरनल रिपोर्ट में सिग्नल सेफ्टी की कुछ कमियों के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि सिग्नल सिस्टम को इमीडिएटली मेंटेनेंस नहीं किया गया तो कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। दरअसल फरवरी में भी एक एक्सप्रेस ट्रेन में सिग्नल फेल होने और इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी कमियां सामने आई थी, लेकिन वो दिन का समय था तो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से वो हादसा टाल दिया था। और अभी इस हादसे में भी सबसे ज्यादा सिग्नल सिस्टम फेल होने की बात ही कही जा रही है। अब एक सवाल ये भी आता है कि इस हादसे में मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे हो गया। अब ऐसे कई वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं जहां जनरल डिब्बों में ठूंस ठूंस कर लोग भरे हुए रहते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि मरने वालों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे ट्रेन में भी अक्सर बहुत ही ज्यादा भीड़ चलती है। बंगाल और बिहार के जो लोग चेन्नई में लेबर का काम करने जाते हैं वो इसी ट्रेन से जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जिस मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन टकराई है वो मालगाड़ी भरी हुई थी, जिससे ज्यादा नुकसान पैसेंजर ट्रेन को हुआ है। अब दोस्तों, भारत में कैसा भी हादसा हो, हर हादसे के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। अब इस हादसे में भी रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब देखो, इस्तीफा देने से समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि ये तो जिम्मेदारियों से भागने का काम हुआ। 2016 में भी पटना इंदौर एक्सप्रेस रेल हादसे की वजह से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी रेल हादसे हो रहे हैं तो जाहिर है कि रेलवे सिस्टम में ही कुछ कमियां हैं। इससे बेहतर है कि सवाल पूछे जाएं कि गलती कहां पर हुई है, ह्यूमन एरर हुआ या टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया है, और आगे ऐसी गलती न हो इसका क्या सॉल्यूशन है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए साल भर पहले ही रेलवे मिनिस्टर ने कवच सिस्टम के बारे में बताया था। ये एक ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है जो इंजन और पटरियों में लगा होता है। ये दोनों ट्रेनों की टक्कर होने से बचाता है। फिलहाल देश में टोटल 13,215 इलेक्ट्रिकल इंजन है। अब इनमें से सिर्फ 65 लोको इंजन को ही कवच से लेस किया गया है। सरकार का टारगेट 2024 तक इसको पूरे देश भर में लागू करना है। अगर ये सफल हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले काफी समय से गवर्नमेंट लगातार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर जोर दे रही है। स्टेशनों और रेलवे ट्रैक पर नए जमाने के सिग्नल सिस्टम लगाए जा रहे हैं और हाल ही में 2023 के बजट में तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रेलवे सिस्टम को सेफ कैसे बनाया जाए। इन हादसों से क्या सबक सीखा जा सकता है ताकि ऐसे और हादसे आगे ना देखने को मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।